रात की तारीकी चार सू फैली हुई थी। मैं अंधेरे में धीरे धीरे कदम उठा रही थी। मेरी कोई मंजिल नहीं थी। मैं बस यूं ही यहाँ वहाँ घूमते वक्त गुजार रही थी, क्योंकि यहाँ मुझे नींद ही नहीं आती थी। ये जगह ही ऐसी थी कि अगर किसी इंसान के अज़ाब कमज़ोर हों तो उसे रात की इस वीरानी में हार्ट अटैक हो ही जाए। लेकिन मैं पत्थर दिल लेकर पैदा हुई थी, या फिर वक्त और हालात ने मुझे इतना निडर बना दिया था कि मैं किसी भी चीज़ से खौफज़दा नहीं होती थी। यूं ही चलते चलते दूर रास्ते तक कई राहदारियों में मैं गुम हो गई थी। दिन के वक्त भी यहाँ सारे रास्ते एक जैसे ही लगते थे, वही पतली पतली राहदारियाँ और उनके साथ बनी छोटी छोटी काल कोठरियाँ। ये तो फिर रात का कोई दूसरा पहर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और मुझे किस तरफ जाना है। और ऐसे ही चलते चलते मैं किसी और ही तरफ निकल आई। सारे पहरेदार गहरी नींद सोए पड़े थे। यहाँ वैसे भी रात के वक्त कोई हलचल नहीं होती थी। सारा दिन औरतों से इतनी मेहनत मुशक्क़त का काम लिया जाता कि रात होते ही वो चटाई पर लेटती और ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लगती। लेकिन मैं ऐसी पत्थर जान थी कि सारा दिन सख्त मेहनत करने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती थी। मैं चलते चलते जहाँ पहुँची थी, ये जेल का वो दूसरा हिस्सा था जहाँ कोठरियाँ नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे से कमरे बने हुए थे और आगे का रास्ता बंद था। मैं पहली दफ़ा ही उस हिस्से में आई थी। आगे का रास्ता बंद देखकर मैं वापस पलटने ही लगी थी कि अचानक मुझे कमरे से कुछ आवाज़ें आती महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे उस कमरे में कोई मौजूद हो और बातों का सिलसिला जारी हो। बातों की आवाज़ ने मुझे चौंकने पे मजबूर कर दिया था। अचानक ही मेरे अंदर तजस्सुस जाग उठा था कि रात के इस पहर यहाँ कौन मौजूद है। इन कमरों में कोई कैदी तो हो नहीं सकती थी। जहाँ तक मुझे मालूम था, जेलर सुबह को आती थी और सारे पहरेदार अपनी अपनी जगहों पर थे। यहाँ से बाहर भागने का भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पहरेदार भी बेफिक्र होकर सोते थे। तो फिर ये आवाज़ें किसकी थीं? मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरों की जानिब बढ़ी तो एक कमरे के अंदर से मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत ही धीमे लहजे में किसी से बात कर रही थी। और जो कुछ वो कह रही थी वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इतना तो मैं जान ही गई थी कि वो कोई कैदी लड़की ही है, लेकिन वो किसके साथ थी? इतनी रात में उसका यहाँ क्या काम था? मैं कान लगाए वहीं खड़ी हो गई। जो वो कह रही थी वो इतनी आसानी से कैसे मुमकिन था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं उस कमरे में झांकने की जसारत करती और अंदर मौजूद लोगों के चेहरे देखती, किसी के कदमों की आहट ने मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और मैं अंधेरे में ही एक पिलर की ओट में छुप गई। वो एक लेडी कांस्टेबल थी जिसने आकर उस कमरे का दरवाज़ा खोला था और अंदर मौजूद कैदी को कहा कि वापस चलो, बहुत वक्त हो चुका है, ऐसा ना हो कि जेल में किसी को खबर लग जाए। वो कैदी खामोशी से कांस्टेबल के पीछे उस कमरे से निकल आई और मैंने सांस रोकी उसकी पुश्त पर लगे नंबर को गौर से देखा। अंधेरे में भी मुझे 211 नंबर साफ दिखाई दे गया था। मैं उस नंबर को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। ये कोई 22-23 साल की लड़की थी जो 1 साल से इस जेल में मौजूद थी और जब से मैं यहाँ आई थी मैंने उसे खामोश ही पाया था। लेकिन आज मैंने जो बातें उसकी सुनी थी वो तो वाकई ही सर पर आसमान गिरा देने वाली थी। इससे पहले कि मैं वहाँ से निकलती और वापस अपनी कोठरी तक पहुँचती, मैंने एक और अजीब सा मंजर देखा और दंग रह गई। रात की तारीकी में उस जेल में जो कुछ हो रहा था वो इंतहाई अजीब व गरीब और हौलनाक था। मैं एक दफ़ा फिर सांस रोक के अपनी जगह ठहर सी गई थी और काफ़ी देर बाद जब सब कुछ ठीक नज़र आया तो मैं भी धीरे से वहाँ से निकलकर वापस अपनी कोठरी में चली आई। मेरे साथ वाली औरत शमा जागी हुई थी। मुझे देखकर गुस्से से कहने लगी, फरा, तुझे सुकून नहीं आता? आधी आधी रात को उठकर जेल में घूमती है। सुना है इस जेल में लड़कियां खुद ब खुद हामला हो जाती हैं। अगर किसी दिन अहलकारों के हाथों पकड़ी गई ना तो ये लोग तुझे भी बख्शेंगे नहीं और तेरे साथ साथ मैं भी बेमौत मारी जाऊंगी। दबी दबी आवाज़ में वो गुस्सा करती मुझे घूर रही थी और हामला वाली बात पर मेरी हंसी छूट गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी की आवाज़ को काबू में किया था। जब मेरी हंसी पूरी हुई तो मैंने बड़ी संजीदगी से कहा कि ये कौन सा आसेब है जो कैदी लड़कियों को हामला कर रहा है और तुम जेल में रहती हो और मौत से डरती हो? तुम्हें तो सीधे सजाए मौत होनी चाहिए थी। तुम जैसे डरपोक लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है।
मेरी बात सुनते ही उस औरत ने अपने कानों को हाथ लगाया और कहने लगी, मुझे तो तुम कोई नफसियाती लड़की लगती हो, तुमसे बात करना ही बेकार है। सब आधी रात को आराम करते हैं और तुम यहाँ वहाँ ऐसे घूमती हो जैसे ये कोई शाही महल हो। अगर किसी दिन हामला हो गई ना तो पछताना पड़ेगा। वो मोही मुँह में बक बक करती दोबारा सोने लेट गई थी और मैं कुछ देर पहले के मंजर को सोच रही थी। जो कुछ मैं देख कर आई थी वो सब क्या था और जेल की चार दीवारी में कैसे हो रहा था? क्या वो 22 लड़कियां जिनके हमला होने का जिक्र मैं अक्सर जेल की इस चार दीवारी में सुना करती थी, उनका ताल्लुक उन्हीं कमरों से था? मैं आसिफ वगैरह पर तो यकीन नहीं करती थी, लेकिन जो कुछ मैं देख कर आई थी उसने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। इन्हीं सोचों में गुम मुझे रात की किसी पहर नींद लग गई और जब सुबह मेरी आंख खुली तो खुद ब खुद ही मेरी नजरें कैदी नंबर 211 की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगी। मैं अपना कामकाज छोड़कर उसके पास गई और उसके सर पर खड़ी हो गई। उसने नज़र उठाकर सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुराकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। वो मेरी इस हरकत पर एकदम ही चौंक गई और गौर से मुझे देखने लगी। उसके चेहरे का रंग काफ़ी जर्द पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार हो, और मैं जानती थी कि उसे क्या बीमारी है। इसलिए तो मैंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि उसे ये बीमारी कैसे हुई। उसने मेरा हाथ थामने के बजाय मुंह फेरा और अपने काम में मशगूल हो गई। वो बड़ी महारत से ऊन सिलाइयों से स्वेटर बुन रही थी। उसके इस अंदाज ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। जितनी सीधी और शरीफ वो दिखाई देती थी उसकी हकीकत पिछली रात ही खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मैं अच्छी तरह जान गई थी कि वो क्या है और ऐसे में उसका मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार करना मुझे बहुत ही बुरा लगा था। लेकिन फिर भी मैं अपने आप पर काबू पाकर उसके बराबर बैठ गई और उससे खुद ही बातचीत शुरू कर दी, क्योंकि अगर मुझे पूरे सच को जानना था तो उसके लिए उससे दोस्ती करना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी देर तक मैं उससे बात करती रही, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। बस खामोशी से अपने काम में लगी रही और मजबूरन तंग आकर मैं वहाँ से उठ गई। जेल इंचार्ज भी मुझे ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने अपनी सफाई का काम अधूरा छोड़ दिया था। मुझे सारी कोठरियों की सफाई का काम मिला हुआ था। मैंने उस लड़की को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए अपना काम काज शुरू कर दिया। सारा दिन कोई गैर मामूली बात नहीं हुई थी। मुझे फिर रात का इंतज़ार था। कहते हैं कि जेल की दुनिया इंसान को या तो बिल्कुल सख्त बना देती है या फिर उसे तोड़ के रख देती है। मैं पूरी तरह से सख्त जान हो गई थी, जबकि मेरे साथ वाली औरत शमा पूरी तरह टूट गई थी। वो कामा से फारिग होते ही बैठकर आंसू बहाने लगती और मैं उसे छोड़कर कोठरी से निकल जाया करती। मुझे आंसू बहाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने उसे उसी दिन रोना छोड़ दिया था जिस दिन मैंने खुद अपने हाथों वो जुर्म किया था जिसकी सज़ा भुगतने में इस जेल में आई थी। बस सारा दिन मसरूफ़ गुजर गया और रात होते ही मैं एक दफ़ा फिर अपनी कोठरी से निकल पड़ी। लेकिन इस दफ़ा मैं यहाँ वहाँ घूमने नहीं निकली थी, बल्कि मेरी मंजिल मुझे मालूम थी। मैं सीधे उन्हीं कमरों की तरफ बढ़ गई थी जहाँ मैं कल गलती से पहुँची थी। मैं देखना चाहती थी कि आज भी वहाँ कोई मौजूद है या नहीं, और वहाँ पहुँचकर अंदर से आती आवाज़ों ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था कि ये रोज़ाना का मामला है, एक दिन की बात नहीं। मैं काफ़ी देर यूं ही पिलर की ओट में छुपी रही और फिर जब लेडी कांस्टेबल वापसी के लिए कैदी को बुलाने आई तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वो कैदी नंबर 211 नहीं थी, बल्कि वो तो कोई और ही थी। उसके जाते ही मैंने पीछे से उसकी कमीज़ देखी तो वहाँ 107 लिखा हुआ था और मैं उस कैदी को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, क्योंकि मेरी उससे काफ़ी दोस्ती थी और वो 19 साला महविश थी। ये बिल्कुल बेकसूर थी और एक ना करदा जुर्म की सज़ा काट रही थी। लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि आज की रात यहाँ कोई और लड़की आएगी। उसका यहाँ क्या काम था और आज कैदी नंबर 211 क्यों नहीं आई थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। फिर मैंने वही मंजर देखा जो पिछली रात भी देखा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जो कुछ भी था वो इतना सीधा साधा नहीं था जितना दिखाई दे रहा था। पहली बार मुझे खौफ महसूस हो रहा था कि शायद मैं इस जेल में महफूज नहीं हूँ, मगर अब मेरे लिए सच्चाई जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि महविश मेरी दोस्त थी और मैं उसे बासानी ये राज जान सकती थी। काफ़ी देर बाद मैं अपनी कोठरी में पहुँची तो शमा पानी पीने के लिए उठी थी
मुझे देखकर कहने लगी, फरा तुम्हें अपने मुस्तकबिल की ज़रा भी परवाह नहीं है। तुमने अपने भाई को जान से मार दिया, उसके कत्ल के जुर्म में यहाँ चली आई, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे इतना सुकून कैसे होता है? तुम कितने मज़े से यहाँ वहाँ घूमती हो। क्या तुम्हें एहसास है तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है? एक बहन कैसे अपने भाई की जान ले सकती है? कभी सोचा है कि तुम सारी ज़िंदगी इन्हीं जेल की सलाखों के पीछे रह जाओगी? तुमसे तो मिलने के लिए कोई मुलाकात ही भी नहीं आता। लगता है तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें भूल चुके हैं। मैंने हमेशा की तरह शमा की इस बात का कोई जवाब न दिया और खामोशी से अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं उसे क्या बताती कि मैंने अपने भाई की जान क्यों ली थी। कुछ फैसले इंसान बस कर लेता है और उसे खुद भी नहीं पता चलता कि वो क्या कर गुजरा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं अपने माजी को दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन जब कोई मेरे गुनाह के बारे में सवाल करता तो मेरा माजी खुद ब खुद मुझे याद आने लगता। वो माजी जिसे सोचकर मैं दोबारा उन्हीं लम्हों में पहुंच जाया करती थी जो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ अपने सहन से झटका और खामोशी से सोने लेट गई। मेरे दिमाग में बस वही बाबा समा गया था जिसे मैंने गुजरी 2 रातों में उस कमरे से सबसे आखिर में निकलते देखा था। वो कोई 60-70 साल आदमी था जिसकी बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी थी। उसका जेल में क्या काम था? ना ही वो पुलिस वाला था, ना ही कैदी। तो फिर वो कौन था जो इतनी आसानी से जेल में रिसाई हासिल कर रहा था? कांस्टेबल की ज़ेरे निगरानी लड़कियां रात को उस कमरे में जाया करती थीं और वहाँ आदमी से पहले ही वो मौजूद होता था। इतनी बात तो मैं समझ गई थी, लेकिन उसके आगे क्या था? जो कुछ मैंने सुना था उस पर यकीन करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगली सुबह मैं महविश के पास पहुंच गई। उसे कोई पकड़ कर एक कोने में ले गई। महविश घबरा कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने तेज़ नज़रों से उसे घूरा और कहा कि कैसी दोस्त हो? दोस्त कहती हो और कुछ बताती भी नहीं हो। मैंने जानबूझकर इस तरह के लफ्ज़ों का सहारा लिया था कि वो चौंक जाए और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। उसके चेहरे का रंग एकदम ही बदल गया था और वो गड़बड़ा कर कहने लगी, फरा कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी इकलौती दोस्त हो, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस तुमने यही छुपाया है कि तुम हामला हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी इस बात पर वो उछल पड़ी और जल्दी से मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। कहने लगी, कैसी बातें करती हो, खामोश हो जाओ, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। उसके अंदाज ने मेरे शक की तस्दीक कर दी थी और वाकई ही वो हामला थी। अगर वो हामला थी तो कैदी नंबर 211 भी हामला थी, और फिर वाकई वो 22 लड़कियां भी हामला होंगी जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई और मैंने होंठों पर उंगली जमाई थी। इसे कहा कि ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे तो बताओ ये किसका बच्चा है? तुम तो 2 साल से जेल में हो ना, और कुंवारी भी हो, तो फिर ये बच्चा किसका है? महविश ने इधर उधर देखा और आहिस्ता से कहा कि अब मैं कुंवारी नहीं हूँ और माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात पर मैं हक्का बक्का रह गई। अगरचे मुझे कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा था, मगर फिर भी ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि कैदी नंबर 211 भी हामला है? वो कहने लगी, हाँ मुझे मालूम है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी के रंग नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसे नई ज़िंदगी मिलने वाली हो, जबकि मेरे ख्याल में तो ये मातम मनाने वाली बात थी कि वो जेल की ज़िंदगी काटते हुए एक नई ज़िंदगी को जन्म देने वाली थी। मैंने उसे कहा कि अपनी अक्ल पर हाथ मारो, तुम खुद तो यहाँ दिन रात घुट घुट कर जी रही हो और एक बच्चे को पैदा करके उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करने वाली हो। मेरी बात पर महविश मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं तुम्हें नहीं मालूम, ये बच्चा तो हमारी ज़िंदगी बदल देगा, सब कुछ बदल जाएगा और तुम हैरान रह जाओगी। अच्छा, मुझे भी तो बताओ कि दुनिया में आने वाला एक नया मेहमान कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा? क्या वो तुम्हें आज़ादी दिलवा देगा? क्या तुम इस जेल से निकल जाओगी या फिर तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? बताओ मुझे भी, क्या बदलेगा और कैसे बदलेगा? मैं भी तुम्हारी तरह अपने हालात बदल लूँगी। महविश मुस्कुरा कर कहने लगी, बिल्कुल ठीक समझी हो तुम। मैं इस जेल से भी निकल जाऊंगी और मेरी सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। एक शानदार ज़िंदगी मेरा मुस्तकबिल होगी और मैं किसी को जवाबदेह नहीं होंगी। और अगर तुम भी ये सब चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए भी रास्ता बना सकती हूँ। बस एक दफ़ा तुम भी हामला हो जाओ,
फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगा महविश की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं एक 20 साल कुंवारी लड़की थी और मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था, फिर मैं हामला कैसे हो सकती थी। महविश ने इधर उधर देखा और कहने लगी कि अगर तुम भी यहाँ से निकलना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं ख़ुद उस बाबा से बात कर लूँगी जिसकी मेहरबानी से खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आने वाली हैं। तुम्हारी ज़िंदगी भी बन जाएगी। बाबा के जिक्र पर मैं चौंक उठी थी। वो यकीनन उसी बाबा की बात कर रही थी जो उस कमरे से सबसे आखिर में निकल कर जाता था। मैंने महविश से कहा कि पहले मुझे सारी बात तफसील से बताओ, फिर ही मैं कोई फ़ैसला करूँगी कि मुझे क्या करना है। और फिर उसने मेरी दोस्ती पर भरोसा करके मुझे वो सच बताया जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। और मैंने इस बात की हकीकत को अच्छी तरह जानने के लिए महविश से कहा कि मैं भी अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ। वो मेरे लिए भी ये रास्ता बना दे ताकि मैं भी उस जेल से आज़ाद हो सकूँ। महविश खुश हो गई और कहने लगी कि ये तो कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आज ही बात करूँगी। उस रात महविश दोबारा उस कमरे में गई थी और फिर अगले दिन उसने बताया कि उसने मेरे बारे में बात कर ली है। अगली रात को मुझे उस कमरे में जाना होगा। डर या खौफ तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था, अलबत्ता तजस्सुस ने ज़रूर मुझे बेचैन कर रखा था। और जब मेरी इस कमरे में जाने की बारी आई तो मैं बिना घबराए अंदर चली गई। वो 60 साल का बाबा मेरे सामने बैठा था। मुझे देख के मुस्कुरा दिया। यकीनन वो कोई ताकतवर इंसान था जो रात के अंधेरे में इतनी आसानी से जेल में दाखिल हो जाया करता था। मैं खामोशी से उसे देख रही थी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद उसी सूरत में करूँगा अगर तुम मुझे यकीन दिलाओगी कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हें इंसाफ नहीं मिला है। मैं गुनहगारों की मदद नहीं करता और ना ही उन्हें हमला करता हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं मुजरिम होते हुए भी मुजरिम नहीं हूँ। मैंने अपने भाई की जान ज़रूर ली है, लेकिन अपना दिफा करते हुए, और मेरा मकसद उसकी जान लेना हरगिज़ भी नहीं था। वो शराब के नशे में था और मुझे अपने दोस्तों के साथ गलत काम करने को कह रहा था। दरअसल मेरा भाई बुरी सोहबतों का शिकार हो गया था और हर वक्त नशे में धुत रहने की वजह से सही और गलत की समझ बूझ खो बैठा था। जब उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मुझे अपने दोस्तों के आगे पेश करना चाहा तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसके सर पे गुलदान दे मारा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी एक ही बार में वो ख़त्म हो जाएगा। मैं हरगिज़ भी उसकी जान नहीं लेना चाहती थी। मैं तो अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन मेरे मुकद्दर में जेल की ये 4 दीवारी आ गई। अगर मेरी माँ ज़िंदा होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन मेरे बाप ने जवान बेटी की मौत का जिम्मेदार मुझे समझकर खुद मुझे जेल भिजवा दिया। वो बाबा मेरी बात सुनकर कहने लगा कि हाँ, इस तरह तो तुम वाकई बेकसूर ठहरी हो। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए हामला होना होगा। मुझे महविश पहले ही बात बता चुकी है, लेकिन उस बूढ़े के मुंह से सुनकर मैं सर झुका गई। वो कहने लगा, बेफिक्र हो जाओ, तुम हामला हो जाओगी और मैं तुम्हें खुद यहाँ से आज़ाद करवा दूँगा। तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दूँगा, फिर तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना। तुम्हें घर भी मिलेगा और बच्चे के अखराजात के लिए पैसा भी। बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। मुझे इस जेल में आए 8 महीने हो गए थे और जब मैंने यहाँ कदम रखा था उसी दिन यहाँ से वापस बाहर निकलने की उम्मीद ख़त्म कर दी थी। मैं उम्मीदों के सहारे जीना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने हाल को कबूल करना चाहती थी। आज पहली दफ़ा कोई मुझे यहाँ से बाहर जाने की आस दिला रहा था और ना चाहते हुए भी मैंने उसकी आस का दामन थाम लिया और मैं उस काम के लिए राज़ी हो गई थी जो मुझसे करवाना चाहता था। मैंने बखुशी अपने सामने रखे कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। वो रात मैंने उस कमरे में उसी बाबा के साथ गुजारी थी, और वो भी अपनी खुशी और रजामंदी से, क्योंकि जो कुछ मैं कर रही थी वो मेरी नज़र में गलत या हराम नहीं था। उस बाबा ने मेरे साथ साथ जायज़ ताल्लुक़ बनाया था। उसने मुझसे मशरूत निकाह किया था। पूरे 2 महीने बाद मैं हामला हो चुकी थी और इस बाबा ने अपने वादे के मुताबिक बच्चा पैदा होने से पहले पहले ना सिर्फ मुझे जेल से आज़ाद करवाया था, बल्कि मुझे एक छोटा सा घर, जेवर और पैसा भी दिया था। मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती थी और बच्चे की पैदाइश के साथ ही उसने वो मुआहिदा भी ख़त्म कर दिया था जो उसने उस रात मेरे साथ किया था। वो मुआहिदा दरअसल निकाह था। वो आदमी जेल में मौजूद ऐसी लड़कियों से निकाह करता था जिनको बगैर किसी जुर्म की सज़ा हुई थी।
निकाह के बाद उनके साथ मुबाशरत करता, उन्हें हामला करता और फिर अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए उन्हें आज़ाद करवा देता। वो एक बहुत अमीर कारोबारी आदमी था। इस तरह ना सिर्फ वो गरीब लड़कियों की मदद कर रहा था बल्कि उन्हें आने वाली ज़िंदगी में भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि बच्चे की पैदाइश होते ही वो लड़की को तलाक दे देता और लड़की अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने की हकदार हो जाती और फिर वो किसी नई लड़की से निकाह कर लेता। बस बाबा का कहना था कि वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि बेगुनाह लड़कियां आज़ाद होती चली जाएं और आगे अपनी ज़िंदगियों में मुस्तहकम भी हो जाएं और औलाद का साथ उन्हें जीने का सहारा दे दे। वो ख़ुद को तन्हा समझकर दोबारा किसी गलत काम में मुलव्वस ना हो और औलाद की खातिर सीधा रास्ता इख्तियार करें। मीसम की पैदाइश होते ही उसने मुझे भी तलाक भिजवा दी थी और मेरा और मीसम का 10 साल तक का माहाना खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी ले ली थी। मैं आज उसी के दिए घर में रहती हूँ जो उसने हक महर में मेरे नाम किया था। वो बाकायदगी से हर महीने मुझे 20,000 रुपये भेजता है। मैं नहीं जानती कि जो कुछ वो मदद के नाम पर जेल में कैद लड़कियों के साथ कर रहा है उसकी शरई तौर पर क्या हैसियत है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि उसकी वजह से मुझ जैसी लड़कियां जेल की चारदीवारी से बाहर निकल आती हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगती हैं। मीसन की पैदाइश ने मुझे भी एक नई ज़िंदगी दे दी है और महविश भी मेरे साथ ही मेरे ही मोहल्ले में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। हम दोनों सहेलियां अब भी एक दूसरे से मिलती हैं। सही गलत का फैसला तो मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि जो कुछ उस बाबा ने किया या वो कर रहा है वो ठीक है या नहीं, लेकिन उसकी वजह से मुझ जैसी 22 और लड़कियां उस दलदल से निकल चुकी हैं जिसमें उन्हें ज़बरदस्ती धकेला गया था। প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম ওরে ও নূরজাহান তুই আমার জানের জান ওরে ও নূরজাহান তুই আমার জানের জান দিন রাত তোরে আমি স্বপ্নে দেখিতাম হায় রে দিন রাত তোরে আমি স্বপ্নে দেখিতাম